हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट आईटीआई चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, तो वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर यानी कि डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो डीसी जनरेटर है वह किस नियम पे वर्क करता है। इसके लिए हमें समझना होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो डीसी जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आधारित है। इसमें होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दाएं हाथ की जो प्रथम दो उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा जो है चालक की दिशा एवं जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा जो दूसरी उंगली है वह क्या करता है, उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अगर हम हाथ को फैलाते हैं, जो हमारा दायां हाथ है उसको अंगूठा और जो हमारा फर्स्ट उंगली है और बीच वाली जो उंगली उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये एक दूसरे के समकोण पर रहे, तो इससे हमें ज्ञात होता है जो जनरेटर है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित होने वाली जो आउटपुट हमें जो प्राप्त होगी वो विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करता है, यानी कि करंट हमारा किस दिशा में फ्लो होगा। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि जो अंगूठा है वो प्रदर्शित करता है चालक की गति, यानी कि हमारा जो आर्मेचर है वो किस दिशा में घूमेगी, और जो ये उंगली है फर्स्ट उंगली ये प्रदर्शित करता है आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। इसी प्रकार से जो बीच वाली मिडिल फिंगर जो है वो प्रदर्शित करेगी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ओके स्टूडेंट, इसे आप जो है इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो हमारा थंब है वो मोशन के लिए, फोर फिंगर ये वाली फिंगर जो है फोर फिंगर वो आपको फ्लक्स की दिशा, और मिडिल जो फिंगर है ये वाली उंगली जो है ये आपको ज्ञात होगी इससे ईएमएफ यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारा जो दायां हाथ है उसको इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे पोल लिए गए हैं, एक एन और एस। ये आपका फ्लक्स जनरेट करेगा, यानी कि यहाँ से विद्युत वाहक बल जो है इस दिशा में जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा जाती है। जो भी आपका विद्युत वाहक यानी कि फ्लक्स जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हमारा जो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाता है, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा। तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो इसीलिए ये वाला जो फिंगर है उसको हमने इस डायरेक्शन में रखा है, और ये जो अंगूठा है ये दर्शाता है आपका चालक की गति। तो चालक की गति ऊपर की ओर हो रही है, यानी कि ये भी ऊपर जा रही है और इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगी। तो इस प्रकार से हमें जो विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसकी दिशा ज्ञात होती है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। ये वाला उंगली जो है यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, अगर हम ये तो हो गई इस डायरेक्शन में जाने की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है ये वाली जो कंडक्टर है
इसके लिए जो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है वो विपरीत हो जाएगी। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, जब धारा जो है इस डायरेक्शन में आ रही है तो हमारा जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, और ये अंगूठा जो है नीचे की तरफ, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ऊपर था अब डायरेक्शन नीचे हो गया है। तो इसलिए इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वह सामने की मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। पहले किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली, वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनित्र जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होती है और जनित्र द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है। यानी कि आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला यानी कि अल्टरनेटिंग एसी होता है। चूंकि लूप में 180 डिग्री घूमने के पश्चात उसकी चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा बदल जाती है। यानी कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन इधर है, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है, पहले ये इस भाग में जो कंडक्टर था वो आपका घूमने के बाद इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो कंडक्टर की दिशा परिवर्तित होने के कारण क्या होती है, उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। मशीन से मतलब जो प्राप्त हमें विद्युत वाहक बल है वह एसी होता है अथवा टीसी। यह आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। आउटपुट जो हम प्राप्त करते हैं उस विधि द्वारा हम इसको एसी भी ले सकते हैं और डीसी भी ले सकते हैं। किसी जनित्र से आउटपुट विद्युत वाहक बल जो है प्राप्त करने की निम्न दो विधियां होती है। फर्स्ट है आपका स्लिप रिंग विधि और दूसरा है स्प्लिट रिंग विधि। तो चलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो स्लिप रिंग लगाए गए हैं और एक बल्ब जो है लोड के रूप में यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे हमने एक ही कॉइल को यहाँ पे कंसीडर किया है। ये देख रहे हैं, ये एक कॉइल है, इसको हम ले लेते हैं ए बी और यहाँ से सी और डी, इस प्रकार से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये स्लिप रिंग है वो एक ब्रश से कनेक्ट रहता है। ब्रश जो है इसमें सिर्फ टच करता है और जो स्लिप रिंग है वो हमारा आर्मेचर के साथ ही घूमता है। तो इसमें से जो हमें आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा वो हमें साइन वेव के रूप में मिलेगा, यानी कि अल्टरनेटिंग, इस प्रकार का। इस विधि में क्या होता है, आर्मेचर लूप को जो है दो स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है और जब लूप खंड ए बी, ये वाला जो ए बी है आपका, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करने लगता है और उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है, तो उसमें फ्लेमिंग के नियमानुसार उत्तरी ध्रुव के समीप रहने पर धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं दक्षिणी ध्रुव के समीप रहने पर उनमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो है स्लिप रिंग में दो में आधे समय के लिए धनात्मक विद्युत वाहक बल और शेष आधे समय के लिए ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। स्लिप रिंग जो है फर्स्ट और सेकंड, हमने दो नाम यहाँ पे दे दिया है। स्लिप रिंग फर्स्ट में क्या होता है, विद्युत वाहक बल अगर प्लस है तो जो हमारा दूसरा स्लिप रिंग है उसमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि जब ये घूमते हुए यहाँ आ जाएगा और ये सी डी वाला जो पार्ट है वो यहाँ चले जाएगा, तो ए बी में अगर हमें प्लस मिल रहा था, यहाँ पे अगर ये उत्तरी ध्रुव के समीप जब ये रहेगा तो हमें इसमें प्लस मिलेगा, लेकिन जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब इसमें क्या होगा,
दक्षिणी ध्रुव के समीप होने के कारण इसमें हमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल मिलेगा। और जो CD में पहले ऋणात्मक मिल रहा था वो यहाँ पे आने के बाद इसमें धनात्मक मिलेगा। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये 0 से स्टार्ट होकर पहले हमें पूरा धनात्मक मिलेगा, फिर जैसे जैसे घूमते जाएगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये बीचों बीच रहेगा इस प्रकार से। तो जब ये बीचों बीच रहेगा उस समय क्या होगा, इसमें 0 आपका वोल्टेज जनरेट होगा और फिर से ये 0 से स्टार्ट होके लेकिन विपरीत दिशा में, है ना, दिशा इसकी चेंज हो जाएगी और ये फिर ये जाएगा मैक्सिमम से होते हुए 0 तक। तो इस प्रकार से ये चक्र हमें प्राप्त होते रहता है। और इस जब स्लिप रिंग विधि हम यूज़ करते हैं तो इसमें से जो हमें आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वह प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है, यानी कह सकते हैं एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम अल्टरनेटर कहते हैं क्योंकि इसमें से हमें अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होता है। इस अरेंजमेंट को अल्टरनेटर कहा जाता है जो AC हमें आउटपुट देता है। अब अगर हमें अब DC जैसे प्राप्त करना है उसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा अरेंजमेंट करते हैं जिसे बोला जाता है आपका स्प्लिट रिंग विधि। इस इमेज में आप देख सकते हैं स्प्लिट रिंग में क्या करते हैं, इसमें एक ही रिंग लिया जाता है और उस रिंग को 2 आधे भाग में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एक ही रिंग है लेकिन ये 2 भागों में कटा हुआ है और अलग अलग एक तरह से आइसोलेटेड रहता है, सेपरेट रहता है। तो जब हम स्प्लिट रिंग विधि यूज़ करते हैं तो इसमें से हमें आउटपुट में DC वोल्टेज प्राप्त होता है। यदि 2 स्प्लिट रिंग के स्थान पर 2 भागों में विभक्त केवल एक ही स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग की भांति प्रयोग किया जाए तो ब्रश सदैव जो है धनात्मक मतलब ब्रश जो है एक ब्रश पे आपको धनात्मक मिलेगा और दूसरे ब्रश पे आपको ऋणात्मक मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लूप खंड जो है आपका AB वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है और उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है तो उसमें धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ब्रश A जब धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जब आपका लूप खंड जो AB है वह दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हुए दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुंचता है तो इसमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इससे जुड़ा स्प्लिट रिंग भी ऋणात्मक हो जाता है और आउटपुट में हमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो जो इसमें आउटपुट हमें प्राप्त होगा वह होगा केवल पॉजिटिव एक, जैसे कि ब्रश A है तो ब्रश A में आपको अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आपका कॉइल किसी भी पोल के समीप रहे, चाहे N के समीप रहे चाहे S के समीप। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें A पर अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो वो निरंतर हमें पॉजिटिव मिलता रहेगा और अगर B में ऋणात्मक है तो वह निरंतर ऋणात्मक मिलता रहेगा। तो ज़्यादातर जो DC जनित्र है उनमें यही अरेंजमेंट किया जाता है। ये तो हमने एक कॉइल लिया था इसलिए इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक ही कॉइल लिया था और जो स्प्लिट रिंग लिया था वो एक लिया था। लेकिन जब इसमें वाइंडिंग्स लगाए जाते हैं यानी कि बहुत सारे कंडक्टर और उनका समूह लगाया जाता है तो ये एक कम्यूटेटर का रूप ले लेता है जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं। उसमें बहुत सारे स्प्लिट कटे हुए रहते हैं और उनसे जो कंडक्टर है वो कनेक्ट रहता है। इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यही थी आपकी जो DC जनित्र है उसकी कार्य प्रणाली। इसमें आपको बेसिक याद रखना है कि अगर हम स्लिप रिंग विधि यूज़ करते हैं तो आउटपुट में हमें AC प्राप्त होगी, AC वोल्टेज हमें प्राप्त होती है और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है अल्टरनेटर।
अगर हम आउटपुट में एसी लेते हैं तो उसे कहा जाता है अल्टरनेटर, क्योंकि इसमें से एसी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम स्प्लिट रिंग विधि यूज़ करते हैं तो उसमें हमें आउटपुट में क्या मिलता है, डीसी वोल्टेज। और स्प्लिट रिंग को जब कम्यूटेटर की भांति यूज़ किया जाता है तो उसमें से आउटपुट वोल्टेज डीसी मिलती है और वोल्टेज की मात्रा जो है अधिक मिलती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं डीसी जनित्र में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका समीकरण। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। जब एक डीसी जनित्र का आर्मेचर जिसमें वाइंडिंग के रूप में अनेक चालक होते हैं, है ना, अनेक चालक मतलब अभी तो हमने एक चालक का देखा समझने के लिए, लेकिन वास्तविक जो डीसी जनरेटर आपका होता है उसमें बहुत सारे कंडक्टर कॉइल्स के रूप में होते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पोल्स लिया गया है, एन एस इस प्रकार से। और इसमें जो वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग्स हैं बहुत सारे, तो फ्लक्स जो है इस प्रकार से विभाजित हो जाता है आधा और अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इसका समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर्मेचर के प्रति चक्र में चालक द्वारा उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल वो बराबर होता है आपका फ्लक्स परिवर्तन की दर। मतलब आर्मेचर में एक चक्कर में चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, एक चक्कर में चालक में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पे। फ्लक्स किस दर से परिवर्तित हो रहा है। ओके, तो इसे हम समीकरण 1 के रूप में देख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी वोल्ट इतना हो रहा है एक चक्र में। ओके, अब हम प्रत्येक चालक द्वारा एक चक्र में काटा गया फ्लक्स यानी कि डी फाई, ये हमारा हो जाता है पी फाई वेबर के बराबर। फाई को हम फ्लक्स से डोनेट करते हैं, फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे पी जो है आपका पोल, यानी जितना पोल है होगा आपका फ्लक्स भी उतना ही अधिक वहाँ पे जनरेट होगा। नेक्स्ट है प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं। अब यहाँ पे एन जो है आपका जो आर्मेचर है उसके आर्मेचर का क्या दिखाता है, ये घूर्णन गति। चूँकि घूर्णन गति जो है आरपीएम में होती है, इसीलिए इसमें यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे n/60 लिया गया है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और इसी प्रकार एक चक्कर का समय यानी dt ये हो जाएगा आपका 60/n सेकंड। अब समीकरण 1 में जो है डी फाई एवं dt के मान को रख देंगे, जो हमने यहाँ पे ये dt और यहाँ से हमने डी फाई, इस मान को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा चालक में उत्पन्न, एक चालक में, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम सभी अभी एक एक की बात कर रहे हैं, तो एक चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा पी फाई अपॉन 60/n, या बोल सकते हैं NP5/60 वोल्ट। इतना हो रहा है आपका एक चालक में वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि आर्मेचर में जेड चालक जो है कार्यरत है। अभी तक हमने ये जो निकाला है ये क्या है, एक चालक का था। अब मान के चलते हैं कि आर्मेचर में जो है जेड चालक हैं, जेड नंबर ऑफ चालक, तो जेड चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ये कितना हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं, जेड से इनटू, यानी कि ये आपका हो जाएगा P5ZN/60 वोल्ट। यदि आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या a है तो डीसी जनित्र के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अब जेड चालक हैं और उनमें समानांतर पथ भी होंगे, तो अगर समानांतर पथों की संख्या a है तो डीसी जनित्र में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा P5ZN/60A। और आपका फाइनल जो आपका इक्वेशन है वो आपको मिलता है
E इज इक्वल टू 5Zn/60 P/A। ये होता है आपका डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। इसे आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू होता है 5Zn/60 इंटू P/A। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है, अगर लैप वाउंड आर्मेचर में है तो उसमें क्या होगा, A बराबर P, यानी कि समानांतर जो पथों की संख्या है वह पोल के बराबर होती है अगर लैप वाउंड वाइंडिंग है तो। और इसी प्रकार अगर वेव वाउंड आर्मेचर है तो उसके लिए A बराबर, यानी समानांतर पथों की संख्या जो है A बराबर आपका हो जाता है 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे है, अब हम अगला टॉपिक इसमें देखेंगे डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण। जो डीसी जनरेटर है उनको और किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उनके कार्य के आधार पे, उनकी क्षमता के आधार पे, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीसी जनरेटरों को मुख्यतः जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राइम मूवर के आधार पे और दूसरा है आपका उत्तेजन प्रणाली के आधार पे। अगर हम प्राइम मूवर की बात करें तो इसमें जो है जैसे कि जल टरबाइन, यानी कि जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका यूज़ करके हम टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन से जो हमारा जनरेटर है वह कनेक्टेड रहता है, तो वहाँ से हमें विद्युत का उत्पादन वहाँ से होता है। दूसरा है आपका वाष्प टरबाइन चलित जनित्र, तीसरा है डीजल इंजन चलित जनित्र। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं उत्तेजन प्रणाली के आधार पे। तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पे ये, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा है स्व उत्तेजित जनित्र, जिसमें स्व उत्तेजित जनित्र को फिर से 3 प्रकार में बांटा गया है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड फिर 2 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसी प्रकार संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर इसको और 2 भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।